हेलो फ्रेंड्स, एज यू नो माय नेम इज विकास कुमार और आप लोग देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल अध्ययन द एफर्ट। ठीक है। तो आज का जो वीडियो लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन का पार्ट वन। ठीक है। आज हम लोग जो देखने वाले हैं दैट इज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। इसका हम लोग कंस्ट्रक्शन देखेंगे और कंस्ट्रक्शन का ये पार्ट वन है। दो पार्ट में इस वीडियो को है, तो ये पार्ट वन आप लोग देख रहे हैं। ठीक है। तो अगर हम लोग ट्रांसफार्मर का को देखें ट्रांसफार्मर में, तो ट्रांसफार्मर बेसिकली क्या होता है, एक कोर होता है। ऐसा ऐसा एक कोर होता है। ठीक है। इस तरह का एक कोर होगा और इस कोर में यहां पर इस तरह से वाइंडिंग्स लपेटे जाते हैं। ठीक है। तो ये जो कोर है ये ट्रांसफार्मर का समझ लीजिए मेन पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। अब ये जो कोर है ये बेसिकली जो बनाया जाता है, ठीक है, ये सीआरजीओ मटेरियल से बनाया जाता है। सीआरजीओ मटेरियल से। ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील शीट। ठीक है। सीआरजीओ, ये सीआरजीओ जो मटेरियल होता है बड़ा खास होता है। ठीक है। इसमें क्या करते हैं, जो आयरन रहता है मॉल्टेड फॉर्म में, मतलब पिघला हुआ जब लोहा रहता है, जो उसको फैक्ट्री में बनाया जाता है तो पिघला हुआ लोहा रहता है, उसको हम लोग एक रूम में ले जाते हैं और उसको हम लोग रोल करवाते हैं, मतलब बिखेर देते हैं ऐसे रूम के अंदर। और जब वो एक रूम के अंदर ऐसे तैरते हुए पास कर रहा होता है, तब उसमें साइड से हम लोग ठंडे पानी का फव्वारा देते हैं और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है एग्जैक्टली 90 डिग्री पर इंसिडेंट करवाते हैं। ऐसे करने से उस तरह का लोहा जो है खास लोहा में बदल जाता है और नाम हो जाता है उस लोहे का सीआरजीओ। इस तरह के लोहे के अंदर एक खास तरह का गुण बढ़ जाता है, उस खास तरह के गुण का नाम है परमियाबिलिटी। परमियाबिलिटी उस लोहे का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब परमियाबिलिटी क्या होता है, परमियाबिलिटी क्या होता है, तो देखो ये किसी मटेरियल का एबिलिटी है, क्षमता है खुद से होकर ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन को पास कराना, या खुद में ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन को समा लेने की क्षमता को हम लोग किस पैरामीटर में नापते हैं, परमियाबिलिटी में। तो परमियाबिलिटी को अगर डिफाइन करना आएगा तो बेसिकली दिस इज द एबिलिटी ऑफ एनी मटेरियल टू कन्फाइन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और दिस इज द एबिलिटी ऑफ एनी मटेरियल टू बियर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। किसी मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड लाइन को बियर यानी धारण करने की क्षमता क्या कहलाती है, परमियाबिलिटी कहलाती है। सिंपल सी ये कहानी है। तो ट्रांसफार्मर के अंदर ये जो कोर होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है। अब अगर कोर की बात की जाए ट्रांसफार्मर में, ठीक है, तो देखिए ट्रांसफार्मर में सिंपल कहानी ऐसा है कि इसके अंदर दो तरह के लॉसेज होते हैं। ठीक है। लॉसेज जो है ट्रांसफार्मर में ये दो तरह के होंगे बेसिकली। एक को हम लोग बोलते हैं कोर लॉस, इसी का दूसरा नाम आगे चल के ये आपको कांस्टेंट लॉस के नाम से ही मिलेगा। इसी को आयरन लॉस भी कहा जाता है। मतलब एक ही चिड़िया का इतना सारा नाम, सबको हम लोग पीआई से डिनोट करते हैं। ठीक है। कोर लॉस बोलिए, चाहे कांस्टेंट लॉस बोलिए, चाहे आयरन लॉस बोलिए, एक ही चिड़िया का नाम है। दूसरा तरह का लॉस जो होता है दैट इज कॉपर लॉस। कॉपर लॉस, ठीक है, इसको इन जनरली पीसीयू से डिनोट किया जाता है। अब ये जो आपका कोर लॉस है ये दो तरह के लॉसेस से मिलके बना होता है। एक को बोलते हैं हिस्टेरिसिस लॉस, इसको हम लोग पीएच से डिनोट करते हैं, जबकि दूसरे को बोला जाता है एडी करेंट लॉस, इसको हम लोग इन जनरल पीई से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो आप जो ट्रांसफार्मर बनाते हैं उसमें बेसिकली हम ये चाहते हैं कि लॉस कम से कम हो। ठीक है। तो वो लॉस जो इस कोर में होगा, इस कोर में होगा, उसको हम लोग कोर लॉस या कांस्टेंट लॉस या आयरन लॉस बोलेंगे। लेकिन इन वाइंडिंग्स में अगर कोई लॉस हो रहा है, जो तार इसमें लपेट रखे हैं, इसमें अगर कोई लॉस हो रहा है तो उसको हम लोग कॉपर लॉस बोलते हैं। ठीक है। अब अगर आपको ट्रांसफार्मर को
कि एफिशिएंसी अगर बढ़ानी है तो आपको लॉस को काउंटर करना पड़ेगा, यानी कम करना पड़ेगा। तो ट्रांसफार्मर में बेसिकली हम लोग सबसे पहले कोर लॉस को काउंटर करते हैं। कोर लॉस को अगर आपको काउंटर करना है यानी कम करना है, तो आपको हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस को आपको देखना पड़ेगा, इनको आपको मिनिमाइज करना पड़ेगा। जितना संभव हो सकता है उतना आपको हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस को कम करना पड़ेगा। दिस इज हिस्टेरिसिस लॉस, दिस इज एडी करंट लॉस। इन दोनों लॉसेस को आपको कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब अगर हम लोग ट्रांसफार्मर में हिस्टेरिसिस लॉस को कैसे कम कर सकते हैं, ठीक है, या इस एडी करंट लॉस को कैसे कम कर सकते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले उसको देखने से पहले एक सवाल का जवाब जानना चाहिए कि अगर हम लोग ट्रांसफार्मर में कोर लॉस को कम ना करें तो क्या हो जाएगा। देखिए, अगर कोर लॉस को आप कम नहीं कीजिएगा तो ट्रांसफार्मर का कोर अननेसेसरली बहुत ज्यादा गर्म होगा, और जब ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा तो इसके ऊपर ये वाइंडिंग्स लपेटे गए हैं। इन वाइंडिंग्स में बिल्कुल चमकदार इनेमल पेंट जैसा एक लेयर होता है जिसको कि इंसुलेशन बोलते हैं। वो इंसुलेशन ज्यादा हीट पाके जल जाएगा, नतीजा ये वाइंडिंग्स आपस में सट जाएंगे, शॉर्ट कर जाएंगे, तो इनको बोलते हैं वाइंडिंग शॉर्ट हो जाएगा, वाइंडिंग जल जाएगा। कॉमन बोलचाल की भाषा में बोलते हैं वाइंडिंग जल जाएगा। तो ये क्यों जला, क्योंकि इसके इंसुलेशन जल गए। इंसुलेशन क्यों जला, क्योंकि इसमें ज्यादा हीट मिला। कैसे मिला, क्योंकि कोर ज्यादा गर्म हुआ। अगर आप कोर के गर्मी को यानी हीट को कम कर पाइएगा तो ये वाइंडिंग के इंसुलेशन नहीं जलेंगे और वाइंडिंग शॉर्ट नहीं करेगा। तो आपको कोर लॉस को अगर आपको कम करना है तो फिर आपको हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस को कम करना पड़ेगा। अब वन बाय वन करके हम लोग इन लॉसेस को थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं, एनालिसिस करते हैं, ठीक है। अगर हिस्टेरिसिस लॉस की बात की जाए तो क्या होता है हिस्टेरिसिस लॉस। ठीक है, सिंपल जो है ये पीएच है, ठीक है। सिंपल, दिस इज अ लॉस अंडर द बीएच कर्व। आप लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीएच कर्व देखे होंगे। ये बी और एच एक्सिस के बीच में कुछ इस तरह का प्लॉट किया जाने वाला कर्व है। बी और एच एक्सिस के बीच में ऐसा कर्व आप लोग देखे होंगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज बीएच कर्व। तो इस बीएच कर्व का ये जो एरिया है, एरिया अंडर दिस बीएच कर्व, जो हम ये डार्क शेडो से बना दिए हैं, दिस एरिया अंडर द बीएच कर्व, दिस इज एक्चुअली हिस्टेरिसिस लॉस। जितना वाइडर, जितना चौड़ा ये बीएच कर्व रहेगा उतना ज्यादा हिस्टेरिसिस लॉस होगा। तो अगर आप चाहते हो कि ये जो बीएच कर्व का चौड़ाई है ये ज्यादा ना हो, इसके लिए आपको ऐसा मटेरियल चुनना पड़ेगा जिसकी परमिएबिलिटी हाई हो, ठीक है। इसका मतलब हाई परमेबिलिटी वाले मटेरियल का अगर आप बीएच कर्व को प्लॉट करोगे लैब में तो आपको नैरो यानी पतला बीएच कर्व देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपका हिस्टेरिसिस लॉस को अगर आप काउंटर करना चाहते हो, कम करना चाहते हो, तो यह डिपेंड करता है मटेरियल के प्रॉपर सिलेक्शन पे कि आप इस कोर को किस तरह के मटेरियल से बना रहे हो। तो आप इस कोर को किस मटेरियल से बनाओगे, तो ऐसे मटेरियल से बनाओगे जिसकी परमिएबिलिटी क्या होगी, हाई होगी। अगर ऐसा मटेरियल जिसकी परमेबिलिटी हाई है तो उसकी बीएच कर्व क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। और नैरो होगा तो आपको हिस्टेरिसिस लॉस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो हिस्टेरिसिस लॉस बेसिकली क्या है, तो हिस्टेरिसिस लॉस इज द एरिया अंडर द बीएच कर्व, ठीक है। हाउ कैन यू काउंटर और मिनिमाइज द हिस्टेरिसिस लॉस, बाय बाय सिलेक्शन ऑफ द प्रॉपर मटेरियल ऑफ द कोर। कोर के प्रॉपर मटेरियल को सेलेक्ट करके आप बीएच कर्व को कम कर सकते हैं। कैसे मटेरियल को चुनोगे, तो दोस टाइप ऑफ मटेरियल विच हैव द हाई परमेबिलिटी वैल्यू, ठीक है। व्हाई द हाई परमेबिलिटी वैल्यू इज सेलेक्टेड, क्यों चुना जाएगा हाई परमेबिलिटी वाला मटेरियल, क्योंकि उनके बीएच कर्व नैरो होंगे और नैरो बीएच कर्व होने से हिस्टेरिसिस लॉस कम हो जाएगा। सिंपल इतना ही कहानी है, ठीक है। तो ये था आपका सिंपली हिस्टेरिसिस लॉस, ठीक। अब जो है
दूसरा जो लॉस है दैट इज एडी करेंट लॉस। जो दूसरा तरह का लॉस आता है वो होता है एडी करेंट लॉस। सिंपली क्या, दूसरा तरह का जो लॉस है कोर लॉस के अंदर दैट इज एडी करेंट लॉस, जिसको कि हम लोग सिंपली पी से डिनोट करते हैं। एडी का मतलब होता है भांवर, इस तरह का एक भांवर। ठीक है, एडी का सिंपल मतलब भंवर होता है, यानी एक ऐसा करंट जो इस सर्कुलेटिंग पाथ में इस तरह से गोल गोल घूमेगा। और इस तरह के पाथ को फॉलो करने के लिए करंट को एक क्रॉस सेक्शनल एरिया का रिक्वायरमेंट होगा। जस्ट फॉर एग्जांपल देखते हैं, ये हमारे पास एक बुक है। ठीक है, ये मेरे पास एक सिंपली एक बुक है। आप देख सकते हो ये बुक का ये एरिया ज्यादा मोटा है, मोटा है। तो यहां पर गोल गोल घूमने के लिए, सर्कुलेट करने के लिए आराम से एडी करंट यहां सर्कुलेट करेगा, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया चौड़ा है। ठीक है, अगर ऐसे किसी आयरन पीस से आप ये कोर बनाओगे तो उसमें एडी करंट होगा, फ्लो करेगा। तो सिंपली एडी करंट क्या होता है, तो दिस इज एन अनवांटेड सर्कुलेटिंग करंट। सर्कुलेटिंग करंट, ये एक अनवांटेड सर्कुलेटिंग करंट होता है। ठीक है, हाउ कैन यू मिनिमाइज दिस करंट, कैसे करंट को आप मिनिमाइज कर सकते हो, एडी करंट लॉस को आप कैसे कम कर सकते हो। तो इसके लिए बेहद जरूरी है कि ये जो आयरन का पीस है, इस पीस को, इस आयरन के पीस को क्या किया जाए कि आप इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को इससे छीन लो या जितना हो सके कम कर दो। कैसे किया जा सकता है, वेरी सिंपल। आप इस आयरन के पीस को पतले पतले स्ट्रिप यानी चदरा में काट लो, जैसे लाइक अ पेज। आप इसको काटते जाओ तो एक एक पेज अलग होता जाएगा, एक एक पेज जो है ये अलग होता गया। एक पेज आपका एक आयरन का सीट हो गया, ये दूसरा पेज दूसरा आयरन का सीट होगा। पतले पतले सीट में इसको काट लो। ठीक है, और जब पतले पतले सीट में आप काट लेते हो तो हर एक पेज को क्या करो, इधर से और इधर से आप या तो वार्निश पेंट कर दो, पैसे की कमी है तो वार्निश पेंट कर दो, इनेमल पेंट होता है उससे आप पेंट कर दो, हर एक सीट को आप पेंट कर दो। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, इनमें सिलिकॉन का लेमिनेशन लगा सकते हो। इसको भी आप इधर से भी सिलिकॉन का लेमिनेशन लगा दिए, इस पेज में भी आप क्या किए, सिलिकॉन का आगे पीछे लेमिनेशन लगा दिए। हर एक पेज में आप सिलिकॉन का लेमिनेशन लगाने के बाद हर एक पेज में आगे और पीछे ग्लू यानी गम जिसको बोलते हैं, ग्लू को आप लगा दीजिए हर एक पेज में, यानी हर एक आयरन सीट के स्टील में, और सबको ऐसे करके चिपका दीजिए। ठीक है, चिपकाने के बाद क्या कीजिए, इनको इनके ऊपर कुछ टन का वजन रख के 6 7 8 घंटे या 4 घंटे के लिए आप छोड़ दीजिए। ये जो एंटायर प्रोसेस था दिस इज कॉल्ड एज स्टैगरिंग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैगरिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे मिनिमाइज किया जाता है एडी करंट लॉस को, तो एडी करंट लॉस को हम लोग कैसे मिनिमाइज करते हैं, तो जो सॉलिड आयरन का पीस होता है दैट सॉलिड पीस इज एक्चुअली कट इनटू द थिन स्ट्रिप्स, उनको पतले स्ट्रिप्स यानी चदरा में काट लेते हैं। एंड each strip is laminated with the silicone, or we can also paint the स्ट्रिप बाय द वार्निश पेंट। हम लोग वार्निश पेंट से भी पेंट कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप सिलिकॉन का लेमिनेशन यूज कर रहे हो तो तो उसकी जो थिकनेस होनी चाहिए दैट इज 0.33 mm। इससे ज्यादा मोटा आप लेमिनेशन नहीं चढ़ाओगे। कितने हर्ट्ज ट्रांसफार्मर के लिए, तो 50 हर्ट्ज का अगर आप ट्रांसफार्मर का कोर बना रहे हो तो उसमें जो लेमिनेशन का मोटाई होना चाहिए वो 0.33 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, पहला चीज। दूसरी चीज, अगर आप सिलिकॉन से लेमिनेट कर रहे हो तो सिलिकॉन की मात्रा जो है वो 6% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर 6% से ज्यादा आप सिलिकॉन यूज करोगे तो ये जो मटेरियल है वो ब्रिटल हो जाएगा। ब्रिटल का मतलब कि इसमें अगर हीट मिलेगा तो ये चिनक जाएगा, बीच में से दरार आ जाएगा। इसीलिए सिलिकॉन जो है वो 6% से ज्यादा आप नहीं मिलाइएगा। किसके लिए, 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर के लिए। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एडी करंट लॉस को हम लोग कैसे कैसे काउंटर किए कि सॉलिड आयरन पीस को आप क्या किए, पतले स्ट्रिप में काट लिए, इच स्ट्रिप को आप क्या किए, लेमिनेट कर दिए सिलिकॉन से, या फिर आप उसको पेंट भी कर सकते हैं। अगर हम लोग 50 हर्ट्ज के ट्रांसफार्मर के लिए लेमिनेशन प्रोवाइड कर रहे हैं सिलिकॉन की, तो
the layer of the silicon, the thickness of the silicon should not be greater than 0.33 mm. इतना से अधिक नहीं होनी चाहिए. एंड द अमाउंट ऑफ सिलिकॉन शुड नॉट बी ग्रेटर देन 6%, अदरवाइज मटेरियल बिकम्स ब्रिटल. जरा सा हिट पड़ेगा और बीच में दरार आ जाएगा. ठीक है. उसके बाद आप हर एक स्ट्रिप को, हर एक पतले चादर में आप ग्लू लगाकर उसको आपस में चिपका दोगे. ठीक है. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्टैगरिंग. इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैगरिंग बोलते हैं. ठीक है. स्टैगरिंग कहा जाता है. ठीक. ऐसा करने से क्या होगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाएगी. देखिए आप इस पेज, जैसे आप देख सकते हैं, ये मेरे पास एक बुक है, इसमें आप इधर से भी लेमिनेशन कर दीजिए, से लेमिनेशन कर दीजिए, तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया आप कम हो गया. अब इस पेज में और इस पेज में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं, अब दोनों पेज के बीच में हमारा सिलिकॉन का लेमिनेशन है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग अलग हो गया. तो अब हर एक पत्ती का क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत कम हो गया. पहले इतना मोटा था, अब क्या हो गया? पतला हो गया, एक एक पेज की भांति हो गया. तो जब क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाएगा तो एडी करंट लॉस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा. ठीक है. आया बात समझ में? अगर हम लोग एडी करंट लॉस को काउंटर नहीं करेंगे तो ये फिर से कोर को क्या करेगा? गर्म करेगा, जिसकी वजह से ये जो वाइंडिंग है, इनके जो इंसुलेशन है वो बर्न हो जाएंगे और वाइंडिंग शॉर्ट कर जाएगी. इसलिए बेहद जरूरी है कि एडी करंट लॉस को आप क्या कीजिए? कम से कम करने की कोशिश कीजिए. ठीक है. तो दिस इज योर सिंपली, आप कोर के बारे में अभी जाने. ठीक है. अब अगर हम लोग बात करें ये जो कोर है इसके डिजाइन की, तो कोर जो है वो बेसिकली दो तरह के होते हैं. ठीक है. कोर जो बनाया जाता है ट्रांसफार्मर के अंदर, ये कोर बेसिकली दो तरह के डिजाइन किए जाते हैं. एक को बोलते हैं कोर टाइप और दूसरा को बोलते हैं सेल टाइप. ठीक है. तो ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये कंस्ट्रक्शन के अंदर ही लिखेंगे, ऑन द बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, ट्रांसफार्मर दो तरह के होंगे. ठीक है. एक को बोलेंगे हम लोग कोर टाइप ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर, और दूसरा को हम लोग बोलेंगे सेल टाइप ट्रांसफार्मर. ठीक है. अब देखो, कोर टाइप जो ट्रांसफार्मर होता है उसका डिजाइन कुछ इस तरह का रहेगा, इस तरह का रहेगा, एक ऐसा कोर रहेगा. ठीक है. जबकि सेल टाइप के ट्रांसफार्मर का डिजाइन कुछ ऐसा रहेगा. ठीक है. ऐसा कुछ रहेगा. ठीक. अब देखिए, ये कोर टाइप के ट्रांसफार्मर का डिजाइन है और ये सेल टाइप के ट्रांसफार्मर का डिजाइन है. इनको बोलते हैं लिम्ब. इसको क्या बोलते हैं? लिम्ब. ये जो दोनों पावा जैसा दिख रहा है ना, दिस इज कॉल्ड एज लिम्ब. तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर में दो लिम्ब होंगे, जबकि सेल टाइप ट्रांसफार्मर में आप देखिएगा तो तीन लिम्ब आपको देखने को मिलेंगे. एक लिम्ब, दूसरा लिम्ब, तीसरा लिम्ब. ये सेंट्रल लिम्ब कहलाता है और ये साइड के दोनों लिम्ब हो गए. तो सेल टाइप ट्रांसफार्मर में तीन लिम्ब है. ये एल है, LIMB. लिम्ब मतलब पैर होता है, लेग आप बोल सकते हैं, पर्यायवाची है इसका. ठीक है. तो लिम्ब मतलब पैर हो गया. ठीक. तो इसमें दो पैर हैं, इसमें तीन पैर हैं सेल टाइप में. पहला चीज तो ये ध्यान रखिएगा. दूसरा चीज, अगर जब भी वाइंडिंग हम लोग लपेटेंगे, ठीक है, तो वाइंडिंग हम बोले दो ही तरह के हो सकते हैं, या तो HV या तो LV. तो देखिए, एक्चुअली में जो ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग लपेटा जाता है कोर टाइप में, उसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? LV वाइंडिंग लपेटते हैं. ये LV है, आई होप आपको दिख रहा होगा क्लियर. ठीक. और यहां पर भी इसके चारों तरफ यहां ऐसे LV वाइंडिंग, मतलब ये आप LV वाइंडिंग लपेटे. ठीक. इसके बाद आप क्या लपेटोगे? HV वाइंडिंग लपेटोगे. ठीक है. इसके बाद आप क्या लपेटते हो? HV वाइंडिंग. हम नीचे लिख रहे हैं HV और इसको हल्का डार्क कर देते, ये है HV वाइंडिंग. ठीक. आप ऐसे करके HV वाइंडिंग लपेटोगे, ये है आपका HV वाइंडिंग. ठीक. उसी तरह से फिर आप यहां LV वाइंडिंग लपेट सकते हो ऐसे. फिर यहां आप LV वाइंडिंग लपेटेंगे. फिर HV, LV, HV, LV, HV ऐसे करके इसके पैर में लपेटा जाता है. यहां पर भी दूसरे पैर में ऐसे ही करेंगे हम लोग. यहां हम लपेट दिए LV, फिर लपेट दिए HV, फिर लपेट दिए LV.
ऐसा ही यहाँ किए हैं हम लोग, ये है एल वी, ये है एच वी और ये है एल वी। ठीक है, इस तरह से आप वाइंडिंग इसमें लपेटे हो। जबकि इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग यहां लपेटते हैं एल वी वाइंडिंग, फिर लपेटेंगे हम लोग एच वी वाइंडिंग, ठीक है, फिर लपेटेंगे हम लोग एल वी वाइंडिंग, फिर हम लोग लपेटते हैं, इसको हम बना दे रहे हैं नीचे ठीक से, ठीक है, ये है एल वी, ये एच वी, ये एल वी, फिर आप लपेटे एच वी वाइंडिंग, फिर आप लपेटे एल वी वाइंडिंग, ये है आपका एच वी, एल वी, एच वी, एल वी। देखिए इस तरह का है। हम एच वी वाइंडिंग को ऐसे क्रॉस सेक्शनल उसका पेंट कर देते हैं ताकि आपको एच वी वाइंडिंग समझ में आए। ये है आपका एच वी वाइंडिंग, ठीक है, यहाँ पर है आपका एच वी वाइंडिंग, ये भी है आपका एच वी वाइंडिंग, ठीक है। आप देखिए सबसे पहले चीज, इसमें जो वाइंडिंग लपेटे हैं वो दोनों साइड लिंब पे लपेटे हैं, जबकि इसमें जो वाइंडिंग लपेटा था सिर्फ सेंट्रल लिंब पे लपेटते हैं। सेंट्रल लिंब लिए ऊपर ऐसे एलवी लपेटे, ठीक है, इधर एलवी लपेटे तो आपको इधर इधर मोटाई दिखेगा, वही दोनों बनाए हैं हम, ठीक है। ऐसे आप एलवी लपेटे, फिर उसके नीचे एचवी लपेटे, फिर उसके नीचे एलवी लपेटे, फिर उसके नीचे एचवी लपेटे, फिर सबसे नीचे एलवी लपेटे। जब डायग्राम बनाइएगा तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि ये टॉप और बॉटम पे एलवी वाइंडिंग है और इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया ठीक आधा होता है बाकी के एच वी एल वी वाइंडिंग से। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ये जो एच वी एल वी वाइंडिंग है इनके कंपेरिजन में टॉप और बॉटम का एल वी वाइंडिंग का क्रॉस सेक्शनल एरिया ठीक आधा होता है, ठीक है। अभी हम बताएंगे क्यों होता है। तो पहले थोड़ा सा कोर टाइप में आते हैं। कोर टाइप में सबसे पहला सवाल होता है कि लिंब के अगल बगल एलवी वाइंडिंग क्यों लपेटते हैं। देखिए लिंब के अगल बगल सबसे पहले एलवी वाइंडिंग लपेटते हैं क्योंकि एलवी वाइंडिंग में से जो एलवी वाइंडिंग, एलवी वाइंडिंग नंबर ऑफ टर्न्स कम है, तो नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो उनमें से हीट एज कंपेयर टू एचवी वाइंडिंग कम बनेगा। तो यहां पर क्या है, एलवी वाइंडिंग कम हीट अप होंगे एज कंपेयर टू एचवी वाइंडिंग, तो एचवी वाइंडिंग एलवी वाइंडिंग से थोड़ा दूर हो जाएगा। नतीजा, एलवी वाइंडिंग कोर को उतना ज्यादा गर्म नहीं कर पाएगा जितना कि एचवी करता है। इसीलिए कोर के लिंब के चारों तरफ सबसे पहले एलवी वाइंडिंग लपेटते हैं, फिर एचवी लपेटते हैं, फिर उसके ऊपर एलवी लपेटते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां लेंगे पहले एलवी लपेट देंगे, फिर उसमें हम लोग क्या लगाएंगे, एक सिलिकॉन का स्ट्रिप लगाते हैं, उसके बाद फिर उसके ऊपर एचवी लपेटते हैं, फिर सिलिकॉन का स्ट्रिप लगाए, फिर एलवी लपेटते हैं, फिर सिलिकॉन का स्ट्रिप लगाए, फिर एचवी लपेटते हैं। ऐसे करके हम लोग वाइंडिंग लपेटते हैं, ठीक है। तो लिंब के चारों तरफ सबसे पहले हम लोग एलवी वाइंडिंग क्यों लपेटते हैं, ताकि लिंब कम से कम गर्म हो, ठीक है। इसी तरह से हम लोग अगर सेल टाइप की वाइंडिंग को देखते हैं तो सेल टाइप में हम लोग ये दोनों लिंब, साइड के दोनों लिंब पे वाइंडिंग नहीं लपेटा गया, किस पे लपेटा गया है, सेंट्रल लिंब पे। तो सेंट्रल लिंब पे जो टॉप और बॉटम होता है, यहां पर एलवी वाइंडिंग का क्रॉस सेक्शनल, पहले तो एलवी वाइंडिंग लपेटेंगे और उसमें भी उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बाकी के वाइंडिंग से कम रखते हैं। क्यों, क्योंकि इस पोर्शन को यॉक बोलते हैं। इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, ये जो ट्रांसफार्मर में ये वाला हिस्सा होता है इसको यॉक बोलते हैं, ये वाला हिस्सा को यॉक। और ये जो पोर्शन था इसको तो हम लोग लिंब बोल रहे थे, ठीक है, इसको हम लोग लिंब बोल रहे थे। इसमें भी ये क्या है, यॉक है, ये क्या है, यॉक है, लेकिन ये जो दोनों के साइड वाले हैं ये क्या है, आपको लिंब है, ठीक है। तो हम लोग क्यों ऊपर और नीचे सबसे पहले एलवी लपेटे, ताकि हम लोग सेंट्रल लिंब को तो गर्म होने से नहीं बचा सकते हैं, उसी पर तो सारा वाइंडिंग लपेटा है, लेकिन कम से कम योक को तो गर्म होने से बचाएं। इसलिए हम लोग टॉप और बॉटम पर क्या लपेटते हैं, एलवी वाइंडिंग, और उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी हम लोग क्या रखते हैं, ठीक आधा रिमेनिंग ऑफ द वाइंडिंग से।
आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। दूसरी चीज अगर देखें हम लोग इनकी इस वाइंडिंग के स्ट्रक्चर को देखेंगे, तो ये वाइंडिंग को अगर आप ऊपर से देखिएगा तो आपको कैसा दिखेगा। पहले लिंब लिंब को हम एक सेंटर मान लिए, तो लिंब के चारों तरफ आप क्या लगाए हो, एल भी लगाए, फिर इस लिंब के चारों तरफ एच भी लगाए यहां पर, फिर आप एल भी लगाए, तो आपको ये कैसा सर्कल दिख रहा है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिख रहा है। सब सर्कल है लेकिन सबका सेंटर एक है, ठीक है। तो इसके वाइंडिंग कैसे होते हैं, कॉन्सेंट्रिक टाइप वाइंडिंग होता है। जबकि इसका जो वाइंडिंग होता है सेल टाइप ट्रांसफार्मर का, इसके वाइंडिंग सैंडविच टाइप या इंटरलिव्ड होता है। सैंडविच खाते हो, पहले एलवी का लेयर आया, फिर एचवी का, फिर एलवी का, फिर एचबी का, ऐसे ही ना होता है ब्रेड के बीच में। पहले आपको ब्रेड जाएगा, फिर खीरा होता है, टमाटर होता है, और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट होते हैं, तो इसीलिए उसको सैंडविच बोल रहे हैं। तो इसमें सैंडविच टाइप आपको दिख रहा है, तो इसको हम लोग सैंडविच टाइप बोलते हैं, या दूसरा नाम क्या है, सैंडविच बोलिए, या इसी को हम लोग इंटर लिव्ड वाइंडिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो या तो सैंडविच बोलिए या इंटरलिव्ड वाइंडिंग बोलिए, ठीक है। तो आप बस ये ध्यान रखिएगा कि इसके वाइंडिंग में टॉप और बॉटम पर एलवी वाइंडिंग लपेटते हैं, और उनके क्रॉस सेक्शनल एरिया रिमेनिंग एलवी एचपी वाइंडिंग से ठीक आधे होते हैं, ठीक है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इससे ठीक आधा होगा। नीचे अगर x है, इस एचबी का x है, तो इसका x/2 क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब अगर आप देखिए कि ज्यादा कॉपर किसमें खर्च होगा, तो ज्यादा कॉपर देखो कोर टाइप में खर्च होगा। इट रिक्वायर्स मोर कॉपर, व्हाई, बिकॉज यहां पर दोनों लिंब पे आपको वाइंडिंग लपेटना है, लेकिन यहां पर आपको कम कॉपर लगेगा। क्यों, क्योंकि यहां सिर्फ सेंट्रल लिंब पर वाइंडिंग लपेटना है, इसलिए सेल टाइप ट्रांसफार्मर रिक्वायर्स लेस कॉपर, वेयर एज कोर टाइप ट्रांसफार्मर रिक्वायर्स मोर कॉपर, ठीक है। अगर आयरन की बात की जाए तो सेल टाइप ट्रांसफार्मर में ज्यादा आयरन का रिक्वायर होगा, क्योंकि आपको 3 लिंब बनाने हैं, जबकि कोर टाइप ट्रांसफार्मर में सिर्फ 2 ही लिंब बनाने होते हैं, इसलिए कम आयरन की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप यहां क्या लिखोगे, कोर टाइप ट्रांसफार्मर रिक्वायर्स लेस आयरन, वेयर एज सेल टाइप ट्रांसफार्मर रिक्वायर्स मोर आयरन, ठीक है। इसके अलावा अगर एप्लीकेशन की बात की जाए, ठीक है, कि हम लोग कोर टाइप कहां यूज करेंगे, सेल टाइप कहां यूज करेंगे, तो देखिए इसको समझने के लिए आप दो तरह के यूजर्स की कल्पना कीजिए। एक यूजर टाटा है हमारे पास, टाटा कंपनी एक यूजर है, ठीक है, और एक हम लोग का अपना डोमेस्टिक यूजर है, हम लोग डोमेस्टिक कस्टमर है, डोमेस्टिक कंज्यूमर कर लीजिए, ठीक है, हम लोग डोमेस्टिक कंज्यूमर है। तो टाटा कंपनी इतना बड़ा कंपनी चलाने के लिए उसको बहुत ज्यादा वोल्टेज का रिक्वायरमेंट होगा, और हम लोग घर में 230 वोल्ट लगाते हैं, तो हम लोग लो वोल्टेज का कंज्यूमर हो जाएंगे, लो वोल्टेज। इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा वो एचवीएलवी वाले से, हम लोग 230 वोल्ट पर हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर टाटा को 33 के भी या इससे ज्यादा का रिक्वायरमेंट होगा, 66 के भी ऐसे रिक्वायरमेंट होगा, तो ये हाई वोल्टेज कंज्यूमर कहलाएगा। ये कैसा कंज्यूमर कहलाएगा, हाई वोल्टेज कंज्यूमर कहलाएगा, क्योंकि इसको ज्यादा वोल्टेज का आवश्यकता है, बड़ा बड़ा मशीन लगा हुआ है। हम लोग लो वोल्टेज कंज्यूमर कहलाएंगे, ठीक है। तो अब हाई वोल्टेज कोई कंज्यूमर है, तो वो कैसा ट्रांसफार्मर यूज करे, कोर टाइप या सेल टाइप। देखिए हम मान लेते हैं कि हाई वोल्टेज कंज्यूमर जो है वो सेल टाइप ट्रांसफार्मर यूज कर रहा है, मतलब टाटा सेल टाइप ट्रांसफार्मर अगर यूज करेगी तो उसको क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। देखिए इसमें सेंट्रल लिंब को आप गर्म होने से किसी भी हालत में नहीं बचा सकते। हाँ, आप योक को गर्म होने से बचा रहे हो, आप उपाय लगाए हो कि आप पहले एलवी लगा दिए, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आधा कर दिए, लेकिन क्या कोई भी उपाय आप ऐसा लगाए कि सेंट्रल लिंब को गर्म होने से बचा लो, नहीं लगाए। नतीजा क्या होगा, रिमेनिंग वाइंडिंग्स के जो इंसुलेशन हो जाएंगे, हाई वोल्टेज कंज्यूमर अगर यूज करेगा तो उसका सेंट्रल लिंब इतना ना गर्म हो जाएगा कि इन वाइंडिंग्स के इंसुलेशन बर्न कर जाएंगे, और ये ट्रांसफार्मर जल जाएगा, इसका वाइंडिंग जल जाएगा। लेकिन वहीं अगर टाटा कोर टाइप ट्रांसफार्मर यूज करेगा तो इसके दोनों लिंब पर एलवी वाइंडिंग ही है, ठीक है, डायरेक्ट एचवी वाइंडिंग कहीं पर भी कांटेक्ट में नहीं है। तो ये क्या करेगा, हाई वोल्टेज कंज्यूमर अगर कोर टाइप ट्रांसफार्मर यूज करेगा तो इसका वाइंडिंग नहीं जलेगा, इसका कोर ज्यादा गर्म नहीं होगा। इसीलिए यहां पर इसका जो एप्लीकेशन है कोर टाइप का, ये कौन यूज करता है, तो हाई वोल्टेज कंज्यूमर।
तो हाई वोल्टेज कंज्यूमर कोर टाइप ट्रांसफार्मर यूज करेगा, जबकि लो वोल्टेज कंज्यूमर सेल टाइप ट्रांसफार्मर यूज करेगा। इसीलिए आप देखोगे हमारे कॉलोनी में जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, वो सेल टाइप है। जबकि किसी कंपनी में जाओगे, टाटा जैसी कंपनी में, बड़ी कंपनी में, वहां ट्रांसफार्मर देखोगे तो आपको कोर टाइप ट्रांसफार्मर दिखेगा। ठीक है, आई होप आपको ये कोर टाइप और सेल टाइप थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इसमें अगर देखिएगा कुछ और बात है, तो एक टर्मिनोलॉजी होता है बट ज्वाइंट। थोड़ा सा बट ज्वाइंट को समझ लीजिए। ठीक है, देखिए हम आपको क्या समझाएं कि ये जो कोर आप बनाइए, इसका बनाइए चाहे इसका बनाइए, तो कोर जो आपको डिजाइन करते हैं वो आप कोर कैसा डिजाइन करते हैं। देखिए हमको ये कोर अगर बनाना है तो हम इसको बना सकते हैं एक यू शेप ऐसे लिए। ठीक है, ऐसे ऐसा ढेर सारा पतला पतला पत्ती लिए यू शेप का, और यहां पर एक हम ऐसा आई ले लिए ये। ठीक है, यहां पर हम ऐसा छेदा कर दिया और इसको क्या कर दिया, हम इसमें ऐसे लाके घुसा देंगे। इसमें तार लपेट लेंगे, पहले लपेटने बाद इसको इसमें लाएंगे, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा आपको दिखने लगेगा। और ये वाला दोनों यहां पर आप क्या कर दीजिएगा, नट और बोल्ट से अच्छे से कस दीजिएगा। तो ये जो आपका पोर्शन बनेगा, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, दिस इज कॉल्ड एज बट ज्वाइंट। ठीक है, बट ज्वाइंट का टाइटली टाइटली जुड़ा हुआ होना बेहद जरूरी है, बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ होना चाहिए। क्योंकि फ्लक्स अगर इससे ऐसे जाएगा और यहां जरा सा भी लूज कनेक्शन रहेगा, तो ये फ्लक्स हवा में लीक कर जाएगा और लीकेज फ्लक्स होगा। इसकी वजह से ये कोर अलग से गर्म होगा। इसीलिए बट ज्वाइंट को जो है, इनको बट ज्वाइंट बोलते हैं, इसका टाइटली जुड़ा होना, ठीक है, टाइटन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज यहाँ फ्रिंजिंग इफेक्ट होगा। फ्रिंजिंग इफेक्ट मतलब किसी लीकेज में से फ्लक्स का बाहर आना, किसी दरार में से, किसी छेद में से फ्लक्स का बाहर आ जाएगा, तो उसको फ्रिंजिंग इफेक्ट बोलते हैं। उसकी वजह से ये कोर फिर से गर्म होना शुरू कर देगा। सेम ऐसा ही यहाँ पर भी होगा। आप ऐसा एक ई आकार का बना लीजिए, ऐसा ई शेप में आप बना लीजिए। ठीक है, ये हम बना देते हैं, ऐसा आप बना लिए। ठीक है, यहाँ 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 पर आपका होल रहेगा और एक ऐसा आप बना लिए। ठीक है, ऐसा यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। आप इसको ले जाके यहाँ पर घुसा, पहले इसमें इसमें पहले आप तार अपना लपेट लिए, सारा तार इसमें लपेट लिए, उसके बाद इसको आप इसमें ले जाकर फिट कर दोगे, तो ये कुछ ऐसा दिखना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ बट ज्वाइंट मिलेगा, यहाँ बट ज्वाइंट मिलेगा और यहाँ बट ज्वाइंट मिलेगा। इन बट ज्वाइंट्स को बट ज्वाइंट इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, BUTT, बट ज्वाइंट। तो इन बट ज्वाइंट्स पर टाइटली फिक्स होना काफी जरूरी है। तो इसको हम नट बोल्ट से अच्छे से टाइट करते हैं, नहीं तो लीकेज फ्लक्स होगा। यहाँ पर जब इस कोर में फ्लक्स दौड़ेगा और यहाँ गैप मिलेगा, छेद मिलेगा, हवा जैसा कुछ मिलेगा, तो वहां से फ्लक्स एयर में लीक कर जाएगा और ये कोर वापस से गर्म होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको कोर टाइप में ये यू शेप रहता है और जबकि सेल टाइप में ऐसा ई शेप रहता है। ठीक है, तो आप ये चीज ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये था सिंपल आपका कंस्ट्रक्शन का पार्ट 1। पार्ट 2 जो है हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, नए हैं चैनल पर, काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके लाइक और शेयर करने से, सब्सक्राइब करने से मोराल काफी ज्यादा बूस्ट होता है और प्रेरणा मिलती है कि आगे बहुत सारे वीडियोज लेक्चर आपके लिए लेकर आते रहें। टिल देन, थैंक यू वेरी